आज ऑफिस में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं जल्दी ही घर वापस लौट आई। लेकिन जब मैं घर लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरी मौसी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उन्हें एक दो बार आवाज़ भी दी, लेकिन मुझे उनका कोई भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं पहले थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि इस वक्त तो मौसी घर पर ही होती थी। मैंने सोचा कि मैं छत पर जाकर देखती हूँ, हो सकता है वह किसी काम से छत पर बने कमरे में गई हो। और जब मैं छत के कमरे के पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मौसी उस कमरे में अकेली नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि आखिर इस वक्त कौन आ सकता है, क्योंकि मौसा जी तो 2 दिन पहले ही स्पेन गए हुए थे। इतनी जल्दी तो वह वापस नहीं आ सकते थे। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि तभी मुझे जो दूसरी आवाज़ सुनाई दी वो कुछ जानी पहचानी सी लगी। इस वजह से मैंने दरवाजे पर खटखटाए बिना ही अंदर झांकने का फैसला किया। इसलिए मैंने खिड़की से जब झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मेरी मौसी तो मेरे ही होने वाले पति के साथ। उस वक्त वह दोनों जिस अवस्था में थे उससे मेरी आंखों में खून उतर आया था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ही मौसी मेरा घर उजाड़ने पर तुली होगी और मेरा होने वाला पति भी मेरी पीठ के पीछे मेरी मौसी के साथ ये सब कर रहा होगा। उनकी हालत साफ तौर पर बयां कर रही थी कि वह किस तरह की ख्वाहिशों से भरे हुए थे। मेरा नाम सोनम है। मैं 23 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी छोटी मौसी की शादी आज से 6 साल पहले मेरे मौसा जी अरहान कपूर के साथ हुई थी। मेरी और मेरी छोटी मौसी की उम्र में बहुत ज़्यादा फासला नहीं था। वह मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी थी। मेरी मौसी मेरे नाना नानी के देहांत के बाद मेरे मम्मी पापा के साथ ही रहने लगी थी, क्योंकि उनका मेरी माँ और अपनी एक और बहन के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ की 2 बहनें थीं, जिसमें सबसे छोटी मौसी और मेरी माँ और बड़ी मौसी की उम्र में बहुत ज़्यादा फासला था। बड़ी मौसी के यहाँ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी नहीं थीं कि मेरी छोटी मौसी को वह लोग अपने साथ रख सकें। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी पापा ने खुद से आगे बढ़कर ली। पापा ने उन्हें हमेशा अपनी दूसरी बेटी की तरह ही समझा और यही चाहा कि उनकी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ पर रुपए पैसे की कभी कोई कमी ना रहे, और इसके साथ ही उन्हें हमेशा वो इज्जत सम्मान मिले जिसका वह अधिकार रखती हैं। मौसी की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। कुछ सालों के बाद ही मौसी मुंबई में जाकर शिफ्ट हो गई थी और इधर एक दिन अचानक मेरे पापा ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी अभी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी और मैं मम्मी के साथ ही रह रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और तकरीबन 1 महीने के बाद ही मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वह जॉब मुझे मुंबई में ही मिली थी। मैंने माँ से कहा भी कि मौसी भी वहीं पर रह रही हैं और अब जॉब की वजह से मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ पर अकेली रहकर क्या करेंगी? इसीलिए आप भी मेरे साथ ही वहीं चलें। लेकिन माँ पापा के बने हुए उस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। वो कहती थीं कि तुम्हारे पापा की इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वह तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब मैं इस घर में रह रही हूँ तो मुझे हर पल यही महसूस होता है कि मैं अभी भी उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। अगर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी तो मैं तुम्हारे पापा की यादों से दूर हो जाऊँगी। उनकी ऐसी बातों से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ जाती थी। मैं अपनी माँ की भावनाओं की कदर करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले भावनाओं में आकर नहीं लिए जाते। उनके लिए हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। अगर मैं माँ को वहाँ पर अकेले छोड़कर जाती तो मैं हमेशा ही टेंशन में रहती कि ना जाने माँ कैसी होंगी। मौसी ने भी माँ को कई बार ये बात समझाई कि जहाँ हम रहना शुरू कर देते हैं वही हमें अच्छा लगने लगता है, इसीलिए आप वहाँ पर अकेली ना रहें। लेकिन माँ थी कि वो अपने आगे मानने को तैयार ही नहीं थी। इस बीच हमें पता चला कि मेरी बड़ी मौसी के बेटे ने विदेश में ही किसी लड़की से शादी कर ली है और वह वहीं पर शिफ्ट हो गया है।
और उसने अपना फैसला भी बड़ी मौसी को साफ साफ सुना दिया कि अब वह यहाँ पर वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से मेरी बड़ी मौसी को बहुत ही गहरा सदमा लगा, क्योंकि वह भी मेरी माँ की तरह अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। बड़े मौसा जी भी कुछ साल पहले ही उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इस बीच मेरी माँ ने उनके घर जाकर उन्हें अच्छे से समझाया और संभाला। मेरी माँ ने बड़ी मौसी को हिम्मत दी और कहा कि हम सब हर वक्त दुनियादारी में उलझे रहते हैं और जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, लेकिन कभी हम खुद पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज देखो, हम चाहे किसी के लिए कितना भी कर लें, जिसे हमें छोड़कर जाना है वो एक न एक दिन चला ही जाएगा। तो हम भी ऐसे लोगों के पीछे अपने बचे हुए जीवन को क्यों बर्बाद करें, जिसे हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें भी अपने लिए जीना चाहिए? पूरी जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते आए, तो उससे हमें भला क्या मिला? मैं अभी माँ की ये सारी बातें सुन रही थी और मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक भी लगी। माँ की बातों से बड़ी मौसी को थोड़ी हिम्मत मिली। वो आंसू पोंछते हुए कहने लगी, तो फिर बताओ दीदी, अब मुझे क्या करना चाहिए? माँ ने कहा कि तुझे याद है, शादी से पहले हम बहनें कितनी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थी। चलो क्यों ना अब आज से फिर हम वही ज़िंदगी जिएं। मुझे पता है कि इसमें छोटी की कमी ज़रूर खलेगी, लेकिन कम से कम हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं ना, क्योंकि अब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। मेरे लिए तो बस सिर्फ सोनम की शादी ही बाकी है। बाकी छोटी ने तो अभी बहुत लंबे समय तक अपनी घर गृहस्थी को संभालना है। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मैं समझ गई थी कि माँ क्या चाहती हैं। लेकिन बड़ी मौसी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, अपना सारा सामान बांध लो और मेरे साथ मेरे घर में चलकर रहो। अब हम दोनों अपने वह सारे शौक़ पूरे करेंगे जो हम शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के चक्कर में कभी भी पूरे नहीं कर पाए। बड़ी मौसी ने कहा, क्या सच में हम जो भी चाहते थे वो अभी भी कर सकते हैं? माँ ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। जब हम इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं ताकि वह भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, तो क्या हम खुद की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते? इसके बाद बड़ी मौसी अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए माँ के साथ वापस घर लौट आईं और दोनों की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हो रही थी। सच में माँ को देखकर मेरे अंदर भी एक ज़िंदगी आ गई। मैं सोचने लगी कि माँ ने सही वक्त पर बड़ी मौसी को सही रास्ता दिखाकर उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया है। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद बड़ी मौसी सदमे में ही अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजार देती। इधर अब मेरी भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो गई थी कि माँ मेरे यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें और तुम्हारी छोटी मौसी को हम दोनों बहनों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल करने के लिए हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ हैं। ये कहते हुए मम्मी और बड़ी मौसी दोनों ही ठहाका मारकर हंसने लगी। उसी शाम मम्मी ने छोटी मौसी को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मेरा भी दिल चाह रहा है दीदी कि मैं भी आपके साथ वहीं आकर रहने लगूं। सच में मुझे वह पुराने दिन बहुत याद आते हैं जब आप दोनों मुझे खूब लाड़ प्यार करती थीं। मम्मी ने छोटी मौसी से कहा कि तुम परेशान मत हो, कुछ टाइम के बाद थोड़ा समय निकाल कर तुम भी हमारे पास चली आना। अगले दिन से मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन इधर मैं देख रही थी कि माँ और मौसी भी अपनी पैकिंग कर रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो माँ ने बताया कि उन लोगों ने अपनी सारी ख्वाहिशों की एक पूरी लिस्ट बनाकर तैयार की है, जिसमें सबसे पहले वह दोनों शिमला की ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ खूब सारी मस्ती करेंगे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने माँ से कहा कि आप अपना और बड़ी मौसी का ख्याल रखिएगा और पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। 2 दिन के बाद मैं मुंबई आ चुकी थी। पहले तो मैंने छोटी मौसी से यही कहा कि मैं फ़्लैट लेकर वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन छोटी मौसी और मौसा जी मेरी एक भी बात मानने को तैयार ही नहीं थे।
वो कहने लगे कि नहीं, जब हमारा इतना बड़ा बंगला यहाँ पर है तो तुम फ्लैट में कैसे रह सकती हो? तुमने ये बात सोची भी कैसे? लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उनकी प्राइवेसी में किसी भी तरह की कोई खलल पड़े, इसलिए मौसा जी के सामने तो मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। लेकिन जब मैं छोटी मौसी से अकेले में मिली तो मैंने उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मौसी ने कहा कि तुम्हारे मौसा जी इतना ज़्यादा यहाँ रहते ही नहीं हैं जो मेरी किसी भी तरह की प्राइवेसी में खलल होगी, इसीलिए तुम बेझिझक आराम से मेरे घर पर ही रह सकती हो। और फिर तुम यहाँ रहोगी तो मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। हम दोनों एक साथ जब रहते थे तो कितनी मस्ती करते थे। तुम मेरी सिर्फ भांजी नहीं हो, मेरी सहेली भी हो, और मैं एक बार फिर से अपनी सहेली के साथ वो दिन जीना चाहती हूँ। मौसी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उन्हें गले से लगा लिया। छोटी मौसी कहने लगी कि तुम बेझिझक आराम से यहाँ पर रहो। उनके इतना कहने पर मैं उनकी बात मान गई, क्योंकि एक बात ये भी थी कि मुंबई जैसे शहर में रहने की जगह ढूंढना यानी कि भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढने के बराबर था। मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर जो भी काम मुझे दिया गया उसे मैं अच्छे से करना शुरू कर दिया था। मेरी ज्वाइनिंग के एक हफ्ते के बाद ही वहाँ पर एक नए लड़के ने ज्वाइन किया। हम दोनों ही क्योंकि उस ऑफिस में नए थे, इसलिए हमारी इंटर्नशिप भी साथ में ही रखी गई थी, जिसकी वजह से मेरी उससे बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी और धीरे धीरे मेरी और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वो लड़का स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। उसका नाम पंकज था। मुझे अब ये लगने लगा था कि मैं शायद पंकज को पसंद करती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या मुझे उससे ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे मन में डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पंकज मुझे पसंद ना करता हो। लेकिन एक दिन अचानक पंकज ने अपने बर्थडे के दिन मुझे प्रपोज़ कर दिया। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर मैंने तुरंत उससे शादी के लिए हाँ कर दी। और इधर पंकज की फैमिली तो तैयार थी, लेकिन मुझे अभी अपने घर में इस बारे में बात करनी थी। फिर धीरे धीरे इस सब में 6-7 महीने बीत चुके थे और इधर माँ मेरे लिए अच्छे लड़के की तलाश करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं माँ को डायरेक्ट ये बात बता दूंगी तो ना जाने वो क्या सोचेंगी, इसलिए मैंने ये बात अपनी छोटी मौसी को बताने का फ़ैसला किया और मौसी के जन्मदिन पर मैंने पंकज को इनवाइट भी किया। और फिर मैंने उन्हें अपने और पंकज के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। उनसे ये भी कहा कि अब हमारे प्यार के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ये सुनकर मेरी छोटी मौसी बहुत खुश हो गई। हालांकि पहले मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मौसी इस रिश्ते के लिए मानेगी भी या नहीं, क्योंकि पंकज की फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी और हम लोग शुरू से ही काफ़ी पैसे वाले थे। इसलिए मुझे डर सता रहा था कि कहीं मेरी मौसी इस रिश्ते के लिए इनकार ना कर दें। लेकिन मौसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरी तारीफ़ की कि मैंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी चुना है। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि अब आगे की बात करना मौसी की जिम्मेदारी थी और मुझे अच्छे से पता था कि वह जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेंगी और माँ को मेरे और पंकज के रिश्ते के लिए हर हाल में राजी कर लेंगी। इधर ऑफिस में काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से मेरी और पंकज की मुलाकातें अब कुछ कम होने लगी थीं। पहले तो हम लोग आए दिन बाहर घूमने के लिए जाते थे, लेकिन अब हमें काम की वजह से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती थी कि काम की वजह से मेरे और पंकज के रिश्ते में दूरियां हों। इस वजह से मैं पंकज को अक्सर ही समय निकाल कर कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए कहती रहती थी। दूसरी तरफ माँ भी मेरे और पंकज के रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी और वह जल्द से जल्द मेरी और पंकज की शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने इस बारे में पंकज से बात की तो पंकज का कहना ये था कि वो अभी शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वह अपने माता पिता के लिए पहले एक अच्छा घर लेना चाहता है, ताकि वह उन्हें भी उस घर में रख सके और मुझे भी।
शादी के बाद हजारों जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जिनमें वह अभी पड़ना नहीं चाहता। मुझे पंकज पर पूरा भरोसा था। इस वजह से मैंने उसके इस फैसले में हामी भर दी और कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस सपने में तुम्हारा साथ दूंगी ताकि तुम जल्द से जल्द घर खरीद सको। ये सुनकर पंकज बहुत खुश हो गया था। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीत रहा था, लेकिन मैं अब ये नोटिस कर रही थी कि पंकज ऑफिस से निकलने के बाद भी ना जाने कहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था। जबकि इतना तो मैं समझ रही थी कि उसे ऑफिस के बाहर कितना काम करना पड़ता है और कितना नहीं करना पड़ता है, लेकिन वह मुझे किसी न किसी तरह के काम का बहाना बनाता रहता था, जिस वजह से मेरे मन में शक पैदा होने लगा कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। ऑफिस में काम करते हुए भी मेरा दिमाग हर वक्त टेंशन में रहता था, जिसकी वजह से मेरा बीपी ऊपर नीचे होने लगा। और एक दिन जब मेरे सर में बुरी तरह से दर्द होने लगा तो मैं ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर जल्दी वापस आ गई। उस दिन ऑफिस पंकज नहीं आया हुआ था क्योंकि उसे अपनी माँ को अस्पताल में दिखाने के लिए जाना था। लेकिन जब मैं घर लौट कर आई तो मैंने देखा कि मौसी उस वक्त मुझे कहीं भी दिख नहीं रही थी, जिस वजह से मैं छत वाले रूम पर चली गई। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो अंदर का जो नज़ारा देखा उसे देख कर के तो मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी मौसी मेरे ही होने वाले पति के साथ इस तरह से थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और तुरंत ही रोते हुए नीचे उतर आई। अब तो मेरा सर दर्द से और भी बुरी तरह से फटने लगा। मैं तुरंत वहाँ से निकल आई और एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई। अभी भी मेरी आंखों के सामने वही नज़ारा घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और पंकज, उस पर तो मैं कितना विश्वास करती थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि इतने दिनों से पंकज मुझे क्यों टहला रहा है, क्यों वह मुझसे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं कर रहा है, क्यों वह हर वक्त अपने आप को तरह तरह के कामों में बिजी बताता रहता है, क्योंकि वह तो अपना क्वालिटी टाइम मेरी अमीर मौसी के साथ बिता रहा था। मौसा जी भी ज़्यादातर विदेश की ट्रिप पे ही रहते हैं। जब भी वापस आते हैं तो मुश्किल से 1 हफ्ते ही रुकते हैं और उसके बाद फिर कई कई महीनों के लिए अपनी बिजनेस ट्रिप्स पर वह चले जाते हैं, जिसकी वजह से मौसी को भरपूर मौका मिल जाता है। लेकिन मैं अब फैसला कर चुकी थी कि अब उन दोनों की काली करतूत को मैं उनके सामने लाकर ही रहूँगी। इसीलिए मैं तुरंत ही गुस्से से उठी और उन्हें आईना दिखाने की सोचने लगी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैंने उनसे ये बात कही तो शायद ही है जो वह अपनी गलती को कबूल करें, और फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते माँ तक भी पहुँचेगा। और जहाँ तक है, माँ तो मौसी पर ही भरोसा करेंगी क्योंकि वह बड़ी हैं, और शायद ही है जो वह मेरी इस बात पर विश्वास करें कि उनकी बहन ऐसा कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैंने खुद के गुस्से को शांत किया और समझाया कि मुझे सबसे पहले अपनी मौसी और पंकज के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि मैं सबके सामने उनके चेहरे से पर्दा हटा सकूं, क्योंकि इस सब से ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी बल्कि बेचारे मौसा जी, उनके साथ भी धोखा हो रहा था। मैंने अपने गुस्से का घूंट पी लिया और वापस घर लौट आई। मुझे पंकज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि पंकज शायद 1 नंबर का लालची इंसान है। उसने मेरी मौसी के पास पैसे देखे और इसीलिए उसने सोचा कि अगर वह मौसी को अपने झांसे में ले लेगा तो अपने सारे अरमानों को जल्द से जल्द पूरा कर सकेगा। हो सकता है उसने मुझे भी शायद इसीलिए अपने प्यार के जाल में फंसाया हो। जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अब अपनी मौसी पर नज़र रखने लगी थी। इसलिए मैंने मौसी के कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा दिया ताकि मैं ये देख सकूं कि वह क्या कर रही हैं। अगले दिन जब मैं ऑफिस में बैठी थी तो मैंने उस स्पाई कैमरे में देखा कि मौसी कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी, और जैसे ही वह तैयार हुई उन्होंने किसी को दूसरी तरफ फ़ोन मिलाया और तभी मैंने देखा कि इधर पंकज के फ़ोन पर घंटी बजी। पंकज मेरे सामने की टेबल पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही उसका फ़ोन बजा उसने सबसे पहले नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और ना जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं समझ गई कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। वह मुझे देखकर थोड़ा सा सकपकाया और फिर वह अपना
फ़ोन कॉल पर लेकर बाहर की तरफ चला गया। अब पक्का हो चुका था कि मौसी ने पंकज को ही फ़ोन मिलाया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे मौसी और पंकज को मुझ पर शक हो जाए कि मैं उन दोनों की करतूत के बारे में जान चुकी हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने कैमरे में देखा कि मौसी कमरे से बाहर चली गई और उधर पंकज भी किसी काम का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले चुका था और वह मुझे बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैंने भी यही तरीका अपनाया और मैं भी ऑफिस से निकल गई। इसके बाद पंकज का कुछ दूर पीछा करने के बाद मैंने उसे एक होटल के अंदर जाते हुए देखा। मैं अभी बाहर खड़े होकर होटल का नाम पढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर मेरी मौसी की गाड़ी आकर रुकी। ये तो मैं बहुत अच्छे से अब जानती थी कि मौसी और पंकज दोनों ही यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। होटल के अंदर गई तो वह दोनों मुझे लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। मैं भी उनके पीछे ही गई और उसके बाद मैंने उन्हें एक रूम के अंदर जाते हुए देखा। मुझे इस वक्त बहुत झुंझलाहट हो रही थी कि ये दोनों कितनी बेशर्मी से मेरी पीठ के पीछे इतना गंदा खेल खेल रहे हैं। ना तो मौसी ने अपनी उम्र और रिश्ते का लिहाज किया और ना ही पंकज ने। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं बची थी। लेकिन मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ कैसे देखूं। कुछ देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में तुरंत ही एक आइडिया आया और मैं मौसी के बगल वाले कमरे को बुक कर लिया और मैं उस कमरे में पहुंचकर बालकनी में गई तो देखा कि सभी कमरों की बालकनियां जुड़ी हुई थीं। ये मेरी अच्छी किस्मत निकली थी। इसीलिए बस थोड़ी सी मेहनत के बाद में मौसी के कमरे की बालकनी के अंदर मैं कूद गई। मैं जानती थी कि आगे मैं जो भी देखने वाली हूँ उससे मेरे ऊपर बिजली गिरेगी, लेकिन फिर भी आज मैं सब कुछ अपनी आँखों से साफ साफ देख लेना चाहती थी। मैंने बालकनी की खिड़की से जब अंदर कमरे में झांक कर देखा तो पहले तो कुछ देर मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन इसके बाद अंदर वाले कमरे से मैंने मौसी को जिस तरह के कपड़ों में बाहर निकलते हुए देखा उसे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी मौसी ने मेरे दिल के 1000 टुकड़े करते हुए एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मौसी आकर के सामने जो बेड पड़ा हुआ था उस पर बैठ गईं। उनका मुंह दूसरी तरफ था। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या चल रहा है। पंकज अंदर वाले कमरे से मौसी से कुछ कह रहा था और इधर से मौसी भी उससे कोई बात कर रही थी, लेकिन क्योंकि शीशा बंद था जिस कारण मुझे दिखाई तो दे रहा था लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि तभी अचानक से एक हाथ मौसी की तरफ बढ़ा और उसने कस के मौसी को अंदर की तरफ खींच लिया। ये देखकर मेरी आत्मा रो पड़ी। मैं तुरंत ही वापस अपने कमरे की बालकनी में आ गई और तुरंत ही दौड़ते हुए कमरे से बाहर नीचे लॉबी में आ गई। मैं बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी कि तभी मेरे ऑफिस की सहेली अंजलि का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि आज मेरी तबीयत को क्या हो गया है। मैंने उसे बहाना करके बताना शुरू कर दिया कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। अभी मैं उससे बात कर ही रही थी कि तभी अंजलि ने कहा कि पंकज, तुम्हें सर ने अभी अपने कैबिन में बुलाया है। उसकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैंने अंजलि से कहा कि क्या पंकज अभी ऑफिस में है? तो अंजलि ने कहा कि हाँ, वो तो यहीं पर है। दरअसल कोई ज़रूरी बात है जो बॉस को उससे करनी थी और उन्होंने मुझे पंकज को बताने के लिए कहा था। बस मैं उसे वही कह रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन अब मैं बुरी तरह से उलझ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले तो मैंने पंकज को मौसी के साथ उस कमरे में अंदर जाते हुए देखा था, तो फिर पंकज अब ऑफिस में अचानक कैसे पहुंच सकता है? ये सब क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा सर चकराने लगा था। मैं एक बार तुरंत फिर से भागती हुई अपने उसी रूम में पहुंची और तुरंत ही मौसी के कमरे की बालकनी में चली गई, लेकिन अभी मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर इंतज़ार करती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैंने जो कुछ भी देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मौसी अंदर वाले कमरे से बाहर निकली और उनके साथ पंकज नहीं बल्कि ना जाने कौन आदमी था जिसने उस वक्त कुछ भी नहीं डाला हुआ था।
मौसी जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेट रही थीं और उसके बाद वह बहुत जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई और वह आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बिल्कुल इस तरह से जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की हो। इधर मैं भी अपने कमरे से बाहर निकली और मौसी का पीछा करने लगी। मौसी होटल से निकलकर सीधे अपने घर पहुंच चुकी थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसका मतलब मौसी ना सिर्फ मौसा जी को धोखा दे रही हैं, वह पंकज को भी धोखा दे रही हैं। आखिर मेरी मौसी को क्या हो गया है? हमारे घर में ऐसी परवरिश तो नहीं दी गई थी कि हम इस तरह के काम करते। क्या मेरी मौसी को बड़े शहर की हवा लग गई है या फिर उन्हें एक साथ कई कई मर्दों के साथ? ये सोचते हुए मुझे अंदर ही अंदर अपनी मौसी से घिन आने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली और मैं घर पर ही रही थी, लेकिन इस बात से मौसी बहुत हैरान हो गई और कहने लगी कि तुमने छुट्टी क्यों ली है? मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं रोज़ रोज़ ऑफिस जाकर स्ट्रेस फील कर रही थी और आज मैं घर पर रहकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। क्यों, इससे आपको कोई दिक्कत है क्या? मौसी ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा कि नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहने लगी कि वो दरअसल मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, बस इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। मैंने उनसे कहा ठीक है आप जाइए, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मौसी घर से बाहर निकल गई और उनके जाने के 1 मिनट के बाद ही मैं भी तुरंत उनके पीछे गई। उनकी गाड़ी एक सुनसान जंगल की तरफ मुड़ गई। मैं भी उस इलाके में पहुंच गई और इंतज़ार करती रही कि शायद मौसी अभी गाड़ी से बाहर आएंगी, लेकिन जब वह बहुत देर गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो मैं गाड़ी के पास पहुंचकर खड़ी हुई और जब मैंने गाड़ी में देखा तो आज फिर से मौसी पंकज के साथ ही गाड़ी में बैठी हुई थी। आज तो मैंने सोच लिया था कि मौसी के चेहरे से मैं ये नकाब हटाकर ही रहूँगी। पंकज को भी तो पता चले कि उसने मेरे साथ धोखा करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुरंत ही उनकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन लोगों के होश उड़ चुके थे। मौसी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या कहें। मैं तुरंत ही मौसी की तरफ आगे बढ़ी। मुझे गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा था कि मैं खींचकर उनके गाल पर एक तमाचा लगा दूं, लेकिन क्योंकि वह मेरी मौसी थी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन पंकज को मैंने एक जोर का धक्का दिया। मैंने कहा कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम मेरी पीठ के पीछे मेरी ही मौसी के साथ लगे हुए थे और अब तक मुझे बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे। इस पर मौसी कहने लगी, सोनम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमें गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ या आप लोग मुझे इतने समय से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मुझे आपके इस चक्कर के बारे में नहीं पता? इसके बाद मैंने अब तक उन दोनों को जब भी साथ देखा या जो भी चीज़ें देखी थीं वो सारी की सारी उन्हें बता दी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद मौसी मुझसे बोली कि मैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ बस उसी वजह से मैं उस दिन पंकज को गले से लगाई हुई थी। मैंने कहा कि आप अपने ये घड़ियाली आंसू मेरे सामने बहाने बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाली हूँ। पंकज मुझसे कहने लगा, सोनम पहले अपनी मौसी की पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा तो मैं अब तक अपनी आंखों से जो भी देखती आ रही थी क्या वह झूठ था? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो आंखों देखी बात को गलत समझ बैठी? पंकज कहने लगा कि हाँ, तुम सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो जिसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया है और उसकी वजह से ही तुमने वही देखा जो कभी था ही नहीं। मैंने पंकज से कहा कि मैं तुमसे आज बल्कि अभी अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनते ही मौसी मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। वो कहने लगी कि मेरी वजह से तुम दोनों अपना रिश्ता ख़त्म मत करो। मैंने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब मैं जो आप दोनों के रास्ते से हट चुकी हूँ। अब तो आप दोनों खुलकर अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इतना सुनते ही मौसी ने मेरे गाल पर खींचकर तमाचा मारा। वो कहने लगी कि तुम जानती भी हो कि तुम ये क्या कह रही हो?
तुम नहीं समझ रही कि तुम्हारी मौसी पर इस वक्त क्या बीत रही है, और जिस लड़के पर तुम इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो वह लड़का तुम्हारी मौसी की कितनी मदद कर रहा है। मैंने कहा हाँ, वो कैसी मदद कर रहा है ये तो मैं अपनी आंखों से पहले ही देख चुकी हूँ। इसके बाद मौसी ने कहा कि ठीक है, अब वो समय आ गया है जब मैं सारी बात सच सच बताऊं। इसके बाद मौसी ने मुझे अपना लैपटॉप खोलकर एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो को देखकर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वह मेरी मौसी का बहुत ही गलत तरह का वीडियो था और उसमें उनके साथ जो आदमी दिख रहा था उसे तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने मौसी से कहा कि आखिर आपको हो क्या गया है, आप एक साथ इतने सारे आदमियों के साथ थीं। मुझे आपसे घिन आती है। अगर माँ को इस बारे में पता चल गया कि उनकी बहन ऐसी निकली तो वह तो जीते जी ही मर जाएंगी। ये सुनते ही मौसी और भी ज़्यादा रोने लगी। वो कहने लगी कि तुमने भी अपनी मौसी को ऐसा ही समझ लिया। मैंने कहा कि जो सच मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है वही मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। तभी पंकज ने मुझे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसने कहा कि सोनम, भगवान के लिए कम से कम एक बार तो हमारी बात सुन लो। मैं अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत किया। मैंने उन लोगों से कहा कि ठीक है, बताओ आखिर तुम लोग मुझे क्या बताना चाहते हो। उसके बाद मौसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मौसा जी से शादी के बाद मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती थी वह मुझे कभी भी जीने को नहीं मिली। तुम्हारे मौसा जी अपने बिजनेस को लेकर इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। कई कई महीनों तक वह मुझे अकेला छोड़कर विदेश में घूमते रहते थे और इधर मैं अकेली ही उनके लिए तरसती रहती थी। इस बीच ना जाने कब मेरी और उनके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं, क्योंकि वो जब भी लौट कर आते तब भी सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते। मेरे लिए तो उनके पास वक्त ही नहीं होता था और जब भी मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो बस मुझे यही कहते कि तुम्हें आखिर कमी किस चीज़ की है, इतना सारा रुपया पैसा है, आराम से पार्टीज़ करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, किटी पार्टी में जाओ, और तुम्हें क्या चाहिए। क्या एक इंसान की सिर्फ यही ज़रूरतें होती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए मैंने पार्टीज़ में जाना शुरू कर दिया और जिम भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरा शरीर घर पर रह रहकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और जिम जाने के दौरान मेरी मुलाकात वहाँ अमन से हुई और फिर धीरे धीरे हमारे बीच में काफ़ी बातचीत भी होने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके प्यार में पड़ गई और फिर एक दिन हमने अपनी हदें पार कर दी। मैंने अमन से कहा कि अब जबकि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता भी बन चुका है तो हमें ऑफिशियली तौर पर पति पत्नी बन जाना चाहिए। लेकिन मेरी इस बात पर अमन ने पहले तो कुछ खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वह अभी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है। मैंने उसे कहा कि उसकी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस सब में बहुत मदद करूंगी। इसलिए मैं उसके बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसे खूब पैसे देने लगी। लेकिन एक दिन मैंने उसे एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया और जब मैंने इस बात का जवाब उससे मांगा तो उसने कहा कि वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि मैं एक पैसे वाली औरत हूँ। ये सुनकर तो मुझे बहुत गहरा धक्का लगा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद अमन से कभी भी नहीं मिलूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जो तूफान से आने के पहले का आगाज़ था। इसके बाद अगले दिन मेरे एड्रेस पर किसी ने एक चिप पोस्ट की और जब मैंने उस चिप को अपने फ़ोन में डालकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें मेरा और अमन का वीडियो था। उसे देखकर मेरी तो दुनिया ही हिल गई। अगले दिन ही जाकर के मैंने उस चीज़ के बारे में अमन को बताया, जिससे अमन भी बुरी तरह से घबरा गया। उसके बाद मेरे पास धमकी भरे कॉल्स आने लगे कि अगर मैंने सामने वाले शख्स की मुंह मांगी रकम नहीं दी तो वह इस चिप को मेरे हस्बैंड के पास भेज देगा, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने अमन से कहा कि ये सब तुम्हारी चाल है। मैं जानती हूँ कि तुमने पैसों की खातिर मेरे साथ ये सब कुछ किया,
लेकिन अमन अपनी इस बात से पूरी तरह से मुकर गया। वो कहने लगा कि मैं मानता हूँ कि मैं अभी लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता हूँ ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकूँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। पर मुझे अब उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। 2-3 दिन के बाद ही मुझे पता चला कि अमन तो इस शहर को छोड़कर ही जा चुका था और अब मैं इस जाल में अकेले फंस गई थी। इसके बाद उस कॉल करने वाले शख्स ने मुझसे कई बार बहुत बड़ी बड़ी रकम की डिमांड की, जो मैं उसकी पूरी करती चली गई। लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी जो मांग मेरे सामने रखी, उससे तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। उसने मुझसे कहा कि अब तक मैं जो अमन के साथ करती आई वही मुझे उसके साथ करना होगा। मैंने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वह मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और फिर मजबूरन मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। इस सब के बीच एक दिन जब मैं उस आदमी को पैसे देने के लिए एक होटल में गई तो वहाँ मुझे पंकज ने देख लिया और जब पंकज ने मुझसे इस सब के बारे में पूछा तो मैंने ना चाहते हुए भी पंकज के सामने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि ये दर्द न जाने कितने महीनों से मैं झेल रही हूँ। और फिर मैंने पंकज को सब कुछ सच बताया। पंकज ने कहा कि वह इस सब में मेरी मदद करेगा ताकि वह मेरा उस ब्लैकमेलर से पीछा छुड़ा सके, और इसीलिए मुझे पंकज से छुपकर मिलना पड़ रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब पंकज के अलावा और किसी को इस बात का पता चले। मौसी ने कहा कि उस दिन तुमने मुझे होटल में जिस आदमी के साथ देखा था, दरअसल असल में वही ब्लैकमेलर है। पंकज ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए ताकि वह मुझे उससे बचा सके, लेकिन वो आदमी इतना ज़्यादा चालाक है कि उससे ओरिजिनल चिप को निकलवा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं इधर मजबूर हूँ कि उसकी मुझे हर तरह की मांग को पूरा करना पड़ रहा है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रही तो या तो उसके इशारों पर नाचती रहूँगी और नहीं तो वह मेरा तुम्हारे मौसा जी से रिश्ता ख़त्म करवा देगा। इतना कहकर मौसी बुरी तरह से रोने लगी। मौसी की पूरी सच्चाई सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें गले से लगाया और उनसे और पंकज से माफ़ी मांगी कि मैंने उन दोनों को लेकर इतना ज़्यादा गलत सोचा। मैंने उनसे कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाती, तो मौसी कहने लगी कि अगर मैंने ऐसा किया फिर तो ना चाहते हुए भी सब कुछ तुम्हारे मौसा जी को पता चल जाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस सब के बारे में तुम्हारे मौसा जी के कान में भनक भी नहीं पड़ने देना चाहती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। मौसी मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि सोनम, कुछ भी करो लेकिन मेरी गृहस्थी को बचा लो। मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरे पूरे घर पर मुसीबत लाकर खड़ी कर दी है। मैंने उनसे कहा कि आप पहले घर चलिए, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। वो आदमी हद से ज़्यादा चालाक है और इसीलिए उसके साथ भी हमें चालाकी से ही काम लेना पड़ेगा। इसके बाद हमने एक योजना बनाई जिसके तहत सबसे पहले मैंने एक डिटेक्टिव को हायर किया, जिसको मैंने उस ब्लैकमेलर के पीछे लगा दिया ताकि वह उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हमें बता सके। और 1 हफ्ते के बाद जो भी जानकारियां हमें हासिल हुई उससे ये पता चला कि वो आदमी और भी लोगों के इसी तरह के निजी पलों को कैद करके उन्हें इसी तरह से फंसाने की कोशिश करता है और उन लोगों से बहुत मोटी मोटी रकम को वसूल करता है, जिसके लिए वह कई बार खुद भी एक से एक अमीर लड़कियों को फंसाता है और उन पर नज़र रखता है कि वह कहाँ किसके साथ जा रही हैं। और अगर कोई लड़की उसके खुद ही झांसे में आ जाती है तब तो उसके लिए ये काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी और ये एक बहुत बड़ा मौका भी। मैंने मौसी से कहा कि अब आप देखती जाइए कि मैं उससे किस तरह से आपकी चिप को हासिल करती हूँ। अगले दिन ही मैं शाम को मौसा जी की सबसे महंगी गाड़ी को लेकर और बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनकर उस क्लब में पहुंच गई जहां पर वह आदमी अक्सर ही जाया करता था। और जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी वह तुरंत मेरे पास आकर बैठ गया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मैंने वहां के वेटर को पहले से ही पैसे दे दिए थे
ताकि वह मेरे बारे में उसके सामने लंबी लंबी फेंक सके। और वेटर ने मेरे कहे मुताबिक ठीक वैसा ही किया। उसने मेरे वहाँ से उठते ही उस आदमी के सामने मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि मैं एक करोड़पति परिवार की इकलौती लड़की हूँ जो अभी विदेश से लौटी है। ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में चमक आने लगी, क्योंकि उसे अपना अगला शिकार सामने से ही नज़र आने लगा। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वह मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। मुझे बस इसी मौके का इंतज़ार था और शुरू में तो मैंने थोड़े बहुत नखरे दिखाए। मुझे अपने होटल के रूम में वो फिर लेकर गया, क्योंकि वह अपने शिकार के साथ सबसे पहले यही काम करता था ताकि उसे पूरी तरह से शीशे में उतार कर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि उसका शिकार खुद होने वाला है। जब उसने मुझे अपनी इच्छा जाहिर की और वह बोला कि उसे मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है और वह मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैंने भी उसे ऐसे ही दिखाया कि जैसे मैं भी उसकी दीवानी हो गई हूँ। और इसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझे ये होटल मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत छोटा लग रहा है, इसलिए क्यों ना हम अपना क्वालिटी टाइम मेरे बंगले में बिताएं। ये सुनकर के तो वह और भी ज़्यादा खुश हो गया और तुरंत ही मेरे साथ मेरे बंगले पर आ गया। मैंने कहा कि मेरे मॉम डैड अक्सर बिजनेस ट्रिप्स के कारण विदेश में ही रहते हैं और मैं फ़िलहाल यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। इसके बाद मैं उसे जिस काम के लिए उसे उस किराए के बंगले में लेकर आई थी, उस तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया। मैंने उसे ड्रिंक ऑफ़र की जिसमें मैंने पहले ही नशीली दवा मिला दी थी। उस ड्रिंक को पीते ही वह अपने होश खो बैठा और जब उसे होश आया तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वह बुरी तरह से रस्सियों से जकड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैंने और पंकज ने उसे जमकर पीटा और उसके बाद हमने उससे मौसी की उस ओरिजिनल चिप के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। और जैसे ही हमारे हाथ में वो चिप आई हमने उसे तोड़कर फेंक दिया और तुरंत ही पुलिस को भी हमने सारी जानकारी दे दी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे और भी पूछताछ की तो पता चला कि वह अब तक मौसी के साथ साथ ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ये खेल खेल चुका है और उसके पास सैकड़ों की मात्रा में इस तरह की चिप निकली जिनमें कई लड़कियों की ज़िंदगी थी। इसके बाद सारे सबूत उसके खिलाफ मिल चुके थे, तो जल्द ही उसे उसके किए की सज़ा भी उसे दे दी गई। मौसी ने मुझे गले लगाकर थैंक यू बोला कि मैंने उनकी गृहस्थी को जड़ने से बचा लिया। मैंने भी मौसी को समझाया कि भले ही मौसा जी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी पीठ के पीछे इस तरह का काम करें। इससे बेहतर तो यही होगा कि वह जिस भी बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं आपको भी उनके साथ ही चले जाना चाहिए, तो इससे आपको उनके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा और वह अपना काम भी कर पाएंगे। मेरी ये राय मौसी को अच्छी लगी और फिर इस सब के कुछ महीनों के बाद ही मेरी और पंकज की शादी भी हो गई, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर उसके पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया था। और आज मैं पंकज के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी रही हूँ। दोस्तों, धोखा देना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, फिर वजह चाहे जो भी हो। अगर आपको अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो इसके बारे में आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि इस तरह के रास्ते अपनाएं। ऐसी चीज़ों से अक्सर लोग खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और दूसरों की भी। इस दुनिया में भरोसेमंद इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।